ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है डीप डाइव नेस्ले इंडिया। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम नेस्ले इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। सभी निवेश निर्णय व्यक्तिगत शोध के बाद ही किए जाने चाहिए। ये कंपनी हमारे लाखों के लिए ये एक त्वरित दोपहर के भोजन, देर रात की क्रेविंग या यहाँ तक कि बचपन की याद का आवाज़ है, लेकिन ये एक वित्तीय जुगाड़ का काम करने वाली आवाज़ भी है। मैगी, नेस्कैफे और किटकैट के पीछे एक ऐसी कंपनी है जो भारत की कहानी का हिस्सा रही है एक सदी से अधिक समय से, नेस्ले इंडिया। आज हम सिर्फ नूडल्स और कॉफ़ी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम नेस्ले इंडिया के स्टॉक में गहरी, निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। क्या यह फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी का यह दिग्गज निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत किला है, या यह एक महान कंपनी का खतरनाक उच्च कीमत पर एक क्लासिक मामला है? हम इसकी सदी पुरानी इतिहास का विश्लेषण करेंगे, 10 वर्षों का वित्तीय डेटा क्रंच करेंगे, प्रसिद्ध बेंजामिन ग्राहम का मूल्यांकन सूत्र लागू करेंगे, बुल और बियर केस का वजन करेंगे और उन विवादों का सामना करेंगे जिन्होंने इस कंपनी को उसकी जड़ तक परखा है। हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि हम आपको बताएं कि क्या करना है, बल्कि आपको उपकरण और ज्ञान देना है ताकि आप खुद निर्णय ले सकें। एक विशाल काय का निर्माण, कंपनी, ब्रांड्स और प्रमोटर्स, स्विस आल्प्स से भारतीय रसोई तक, एक सदी का इतिहास। आज नेस्ले इंडिया को समझने के लिए हमें 1912 में वापस जाना होगा। तभी इसकी मूल कंपनी पहली बार देश में आई, जो द नेस्ले एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी के रूप में काम कर रही थी और मुख्य रूप से तैयार उत्पादों का आयात और बिक्री कर रही थी। आधुनिक कंपनी की वास्तविक नींव स्वतंत्रता के बाद रखी गई थी। भारतीय सरकार के स्थानीय उत्पादन पर केंद्रित होने के साथ मेल खाते हुए नेस्ले इंडिया लिमिटेड को 28 मार्च 1959 को औपचारिक रूप से निगमित किया गया। यह केवल एक कागजी प्रविष्टि नहीं थी। 1961 में कंपनी ने मोगा, पंजाब में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यह एक मील का पत्थर था जिसने न केवल स्थानीय निर्माण को शुरू किया, बल्कि क्षेत्र की दूध अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया। स्थानीय डेयरी किसानों के लिए मजबूत खरीद अवसंरचना बनाकर स्थानीय क्षमताओं के निर्माण के प्रति यह प्रतिबद्धता दशकों तक जारी रही, जिसमें 1979 में कर्नाटक के नंजनगुड में, 1963 में हरियाणा के समालखा में और 90 के दशक के मध्य में गोवा में 2 सुविधाएं स्थापित की गईं। 1979 में एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में कंपनी ने अपना नाम फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड से बदलकर अब की प्रतिष्ठित नेस्ले इंडिया लिमिटेड कर लिया, जिससे उसकी ब्रांड पहचान मजबूत हुई। पावर पोर्टफोलियो, प्रभुत्व के 4 स्तंभ नेस्ले इंडिया की ताकत उसकी प्रतिष्ठित ब्रांडों के पोर्टफोलियो में निहित है, जिन्हें 4 मुख्य व्यवसाय खंडों में व्यवस्थित किया गया है। विभिन्न खाद्य श्रेणियों में यह विविधता, स्थिरता और विकास के कई रास्ते प्रदान करती है। 1. तैयार व्यंजन और खाना बनाने के उपकरण। यह सबसे प्रसिद्ध खंड है जो पूरी तरह से मैगी ब्रांड द्वारा हावी है। इंस्टेंट नूडल्स से लेकर सॉस और मसाले तक, मैगी भारत में एक सांस्कृतिक घटना है। यह खंड कंपनी की आय का लगभग 81% हिस्सा है। 2. दूध उत्पाद और पोषण। यह कंपनी की ऐतिहासिक नींव है। इसमें मिल्कमेड और नेस्ले A+ दूध जैसे विरासत ब्रांड्स शामिल हैं। साथ ही सेरेलेक और लैक्टोजेन जैसे शिशु पोषण क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी भी हैं। यह खंड मुख्य योगदान करता है, जो लगभग 88% आय लाता है। 3. मिठाइयाँ, कंपनी के लिए एक शक्तिशाली विकास इंजन। यह खंड भारत के कुछ सबसे प्रिय चॉकलेट्स का घर है। किटकैट, मंच और मिल्की बार जैसे ब्रांड बाजार के नेता हैं और उन्होंने ज़बरदस्त विकास देखा है, जिससे भारत किटकैट का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 4. पाउडर और तरल पेय। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नेस्ले ब्रांड द्वारा समर्थित यह खंड इंस्टेंट कॉफ़ी से लेकर
रेडी टू ड्रिंक आइस्ड टीज तक सब कुछ कवर करता है जो नेस्तेया ब्रांड के तहत आते हैं। यह कंपनी की आउट ऑफ होम खपत रणनीति का एक आधार स्तंभ है। हाथ में नियंत्रण, स्वामित्व और नेतृत्व। नेस्ले इंडिया स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले एसए की भारतीय सहायक कंपनी है। मूल कंपनी मुख्य प्रमोटर है जो भारतीय इकाई में 62.86% का नियंत्रण और स्थिर हिस्सेदारी रखती है। यह हिस्सेदारी दो संस्थाओं के माध्यम से रखी गई है, स्वयं नेस्ले एसए और मैगी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। कंपनी का नेतृत्व भारत में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुरेश नारायणन द्वारा किया जाता है। वह 2015 से इस पद पर हैं और अपने स्थिर नेतृत्व के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं, विशेष रूप से कंपनी को मैगी संकट के दौरान नेविगेट करने के लिए, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यह मजबूत पेरेंटेज न केवल एक रणनीतिक संपत्ति है बल्कि एक संभावित जोखिम भी है। एक ओर यह नेस्ले इंडिया को विश्व स्तरीय अनुसंधान एवं विकास पाइपलाइन, वैश्विक ब्रांडों के पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करता है जिन्हें भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है, जैसे कि नियोजित नेस्प्रेसो लॉन्च और गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के लिए एक वैश्विक प्रतिष्ठा। दूसरी ओर इस संबंध के साथ लागतें और जोखिम भी जुड़े हैं। भारतीय सहायक कंपनी अपने मूल कंपनी को एक महत्वपूर्ण और आवर्ती रॉयल्टी शुल्क का भुगतान करती है जो वर्तमान में शुद्ध बिक्री का 4-5% निर्धारित है, जो नकदी का एक सीधा प्रवाह है जो अन्यथा अल्पसंख्यक शेयरधारकों में जा सकता था। इसके अलावा मूल कंपनी से जुड़ी वैश्विक विवादें, भले ही वे भारत में न उत्पन्न हों, प्रतिष्ठात्मक बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं और भारतीय सूचीबद्ध कंपनी के शेयर मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं, जैसा कि हाल की बेबी फूड फॉर्मुलेशन से संबंधित आरोपों में देखा गया है। इसलिए एक निवेशक को वैश्विक विशेषज्ञता के लाभों को रॉयल्टी और साझा प्रतिष्ठात्मक जोखिम की लागतों के खिलाफ तौलना चाहिए। आंकड़ों के तहत एक दशक, वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय वर्ष 15, वित्तीय वर्ष 25। अब चलिए कहानी से आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों के वित्तीय प्रदर्शन को देखने से संकट, लचीलापन और मजबूत स्थिर विकास की कहानी सामने आती है। विकास की ट्रैजेक्टरी, आय और लाभ कंपनी की शीर्ष लाइन वृद्धि उल्लेखनीय रूप से स्थिर रही है, एक मुख्य अपवाद के साथ। जैसा कि डेटा दिखाता है, 2015 में प्रणाली को एक महत्वपूर्ण झटका लगा था। ध्यान दें, कंपनी ने अपने वित्तीय वर्ष को दिसंबर समाप्त से मार्च समाप्त में बदल दिया। वित्तीय वर्ष 24 एक 15 महीने का अवधि था, जिससे हाल के वर्षों की योवाई तुलना करना कठिन हो गया है। TTM का अर्थ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। 2015 के आंकड़े स्पष्ट हैं। आय 2014 में R9 855 करोड़ से घटकर R60 175 करोड़ रह गई और शुद्ध लाभ आधे से अधिक गिरकर R61 150 करोड़ से घटकर केवल R767 करोड़ रह गया। यह मैगी नूडल्स संकट का प्रत्यक्ष वित्तीय परिणाम था। हालांकि जो कुछ हुआ वह कंपनी की ब्रांड शक्ति का प्रमाण है। 2016 में एक तेज V आकार की रिकवरी शुरू हुई और तब से कंपनी स्थिर विकास पथ पर है। पिछले दशक में नेस्ले इंडिया ने लगभग 10.2% की राजस्व CAGR और लगभग 11.3% का लाभ CAGR प्राप्त किया है। इस तथ्य से कि लाभ इस लंबे समय में बिक्री से थोड़ा तेज बढ़ा है, यह निरंतर परिचालन दक्षता और सुधरती लागत संरचना की ओर संकेत करता है। प्रभावशीलता का इंजन, लाभप्रदता और मार्जिन, यह हमें लाभप्रदता की ओर ले चलता है। यहाँ देखने का एक मुख्य मापदंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या OPM है। सरल शब्दों में, हर 100 रुपये के उत्पाद के लिए जो नेस्ले बेचता है, OPM हमें बताता है कि ब्याज और कर से पहले वह कितना लाभ कमाता है। नेस्ले इंडिया का OPM स्थिरता और ताकत का प्रतीक है। 2015 संकट के दौरान 19% तक गिरावट के अलावा कंपनी ने लगातार अपने OPM को 21% से 24% के स्वस्थ सीमा में बनाए रखा है। इस स्तर की स्थिरता असाधारण है और सीधे दो मुख्य ताकतों की ओर संकेत करती है। अत्यधिक मूल्य निर्धारण शक्ति, जो इसे बढ़ती कच्चे माल की लागत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अनुमति देती है, और एक अत्यधिक कुशल, अच्छी तरह से प्रबंधित आपूर्ति श्रृंखला। इसके अलावा इसकी रिटर्न अनुपात अद्भुत हैं। शेयरधारक लाभांश ROE और पूंजी पर वापसी ROCE लगातार उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से हैं,
जिसमें ROE अक्सर 80% से अधिक होता है और ROC 5% से ऊपर होता है। यह दर्शाता है कि प्रबंधन व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी से बड़े लाभ उत्पन्न करने में अत्यंत कुशल है। एक किले जैसी बैलेंस शीट। आरण विश्लेषण। जब बात कर्ज की आती है तो कहानी सरल और शक्तिशाली होती है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नेस्ले इंडिया एक दिवालिया मुक्त कंपनी है। जबकि बैलेंस शीट में कुछ मामूली उधार दिख सकते हैं, ये आमतौर पर देय कर देयताओं जैसी जिम्मेदारियां होती हैं और सामान्य आरण नहीं होते हैं जो संचालन या विस्तार के लिए गए हों। यह आड़ मुक्त स्थिति कोई आकस्मिक नहीं है। यह कंपनी के मजबूत व्यापार मॉडल का सीधा परिणाम है। इसकी ब्रांडों का बाजार प्रभुत्व एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक मोट प्रदान करता है। यह मोट कंपनी को प्रीमियम कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देता है, जो बदले में इसकी उच्च और स्थिर परिचालन मार्जिन की रक्षा करता है। ये उच्च मार्जिन साल दर साल परिचालन से पर्याप्त और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं। यह आंतरिक नकदी सृजन अपनी सभी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं, जैसे नई फैक्ट्रियों का निर्माण, को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है और शेयरधारकों को उदार लाभांश के साथ पुरस्कृत करता है, जिसका भुगतान अनुपात लगातार 80% से ऊपर रहता है। चूंकि सभी वित्तीय आवश्यकताएं आंतरिक रूप से पूरी हो जाती हैं, इसलिए बाहरी आरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक सद्भावपूर्ण चक्र बनाता है जहां ब्रांड की ताकत उच्च मार्जिन की ओर ले जाती है, जो मजबूत नकदी प्रवाह को जन्म देती है, और यह बदले में एक आरण मुक्त बैलेंस शीट सुनिश्चित करता है, जिससे निवेशकों के लिए अत्यधिक वित्तीय स्थिरता मिलती है। मूल्य निवेशक का लिटमस टेस्ट। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। ऐसे मजबूत बुनियादी तत्वों के साथ कोई यह मान सकता है कि स्टॉक एक सीधा खरीद है, लेकिन मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम हमें पहले एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए प्रेरित करेंगे। इसकी आंतरिक मूल्य क्या है और कौन सी कीमत बहुत अधिक है? इसका उत्तर देने के लिए हम उनके प्रसिद्ध सूत्र ग्राहम नंबर का उपयोग कर सकते हैं। मूल्य निवेश के पिता ग्राहम नंबर क्या है? बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट के गुरु, ने एक सूत्र विकसित किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि एक रक्षा या सतर्क निवेशक को एक स्टॉक के लिए अधिकतम कीमत कितनी देनी चाहिए। विचार सरल है। यदि वर्तमान बाजार मूल्य ग्राहम नंबर से नीचे है तो स्टॉक को अवमूल्यित माना जाता है और यह सुरक्षा का मार्जिन प्रदान करता है। सूत्र स्क्रीन पर दिखाया गया है। आंतरिक मूल्य BMI पॉइंट X प्रति शेयर आय, EPS X प्रति शेयर पुस्तकीय मूल्य, BVPS। संख्या 22.5 ग्राहम के 2 मौलिक नियमों से निकाली गई है जो रक्षात्मक निवेशकों के लिए हैं। मूल्य आय PE अनुपात 15 से अधिक नहीं होना चाहिए और मूल्य प्रति पुस्तक PB अनुपात 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। इन दोनों का गुणा करने पर हमें 22.5 मिलता है। नेस्ले इंडिया के लिए आंकड़ों का विश्लेषण निर्णय, और यह इतना आसान क्यों नहीं है? ग्राम संख्या लगभग 890 है। इसे वर्तमान बाजार मूल्य RS1 162 के साथ तुलना करने पर एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। इस मूल्य निवेश मॉडल की सख्त व्याख्या के अनुसार नेस्ले इंडिया को काफी अधिक मूल्यांकित माना जा सकता है। हालांकि यहाँ से शुद्ध सूत्रात्मक निवेश समाप्त होता है और गहरे विश्लेषण की शुरुआत होती है। ग्राहम नंबर पारंपरिक रूप से कम मूल्यवान स्टॉक्स, औसत कंपनियों जो सस्ते दामों पर ट्रेड कर रही हैं, को खोजने का एक उत्कृष्ट उपकरण है। लेकिन जब इसे क्वालिटी कंपाउंडर्स जैसे नेस्ले पर लागू किया जाता है तो इसकी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। यह सूत्र स्पष्ट रूप से उच्च PE और PB अनुपात वाली कंपनियों को दंडित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेस्ले इंडिया का PE अनुपात 70 से ऊपर है और इसका PB अनुपात 50 से ऊपर है, जो ग्राहम की प्रारंभिक स्क्रीनिंग मानदंडों को बहुत बड़े अंतर से अस्वीकार करता है। इसका कारण यह है कि सूत्र भारी मात्रा में मूर्त संपत्तियों, बुक वैल्यू और वर्तमान आय को महत्व देता है, जबकि अमूर्त संपत्तियों के अपार मूल्य को काफी हद तक नजरअंदाज करता है। नेस्ले के लिए इसके सबसे मूल्यवान संपत्तियां मग्गी का ब्रांड इक्विटी, सेरेलैक में विश्वास, नेस्कैफे की वैश्विक पहचान, इन सभी को इसकी बैलेंस शीट पर पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया गया है।
बाजार इस ब्रांड प्रभुत्व, इसकी विशाल वितरण नेटवर्क और इसके भविष्य के विकास की संभावनाओं के लिए पर्याप्त प्रीमियम चुकाने को तैयार है। इसलिए ग्रैहम नंबर हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताता है, लेकिन शायद पहली नज़र में जो दिखता है उससे अलग। यह पुष्टि करता है कि नेस्ले इंडिया एक ग्रैहम शैली का मूल्य स्टॉक नहीं है। हालांकि यह साबित नहीं करता कि यह खराब निवेश है। यह बस मूल्यांकन दर्शन में एक मौलिक अंतर को उजागर करता है। बाजार नेस्ले को इसके भविष्य की संभावनाओं और अमूर्त ताकतों के लिए मूल्यवान मानता है, जबकि ग्रैहम सूत्र इसे इसकी वर्तमान मूर्त वास्तविकता के आधार पर मूल्यांकित करता है। सिक्के के दो पहलू, लाभ बनाम हानि, बुल बनाम बियर बहस, यह हमें नेस्ले इंडिया में वर्तमान स्तर पर निवेश के पक्ष और विपक्ष के तर्कों का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। बुल का मामला, निवेशकों द्वारा प्रीमियम क्यों भुगतान किया जाता है। 1. अवरोधहीन किला। नेस्ले के मुख्य तर्क का आधार इसकी बाजार में प्रभुत्व है। मैगी 60% से अधिक इंस्टेंट नूडल्स बाजार पर कब्जा किए हुए हैं। सेरेलैक शिशु अनाज बाजार का लगभग एकाधिकार 60 से 60% पर है और इसकी कन्फेक्शनरी ब्रांड अपने खंड का 73% नियंत्रित करती है। कंपनी अत्यंत ताकत के स्थान से संचालित होती है। यह किला प्रतिस्पर्धियों के लिए इसकी नेतृत्व चुनौती देना अत्यंत कठिन बना देता है। 2. वित्तीय किला और शेयरधारक मित्रता। जैसा कि हमने देखा है, कंपनी एक वित्तीय शक्ति है। इसकी आरण मुक्त स्थिति, लगातार उच्च आरओई 80% से अधिक और उदार लाभांश भुगतान अनुपात 42% से अधिक, वित्तीय समझदारी और शेयरधारकों को लाभ लौटाने के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 3. रर्बन ग्रोथ इंजन। भविष्य में वृद्ध भारत के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने की उम्मीद है, जिसे नेस्ले ने रर्बन कहा है। कंपनी ने अपने वितरण नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया है, जिसकी पहुंच 2017 में केवल 1000 गांवों से बढ़कर 120,000 गांवों तक पहुंच गई है। ये बाजार संकुचित मेट्रो क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे विस्तार के लिए लंबा रास्ता खुलता है। 4. इनोवेशन पाइपलाइन। नेस्ले अपने गौरव पर नहीं बैठा है। कंपनी ने पिछले 8 वर्षों में 140 से अधिक नए उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें प्रीमियमाइजेशन और पौधे आधारित प्रोटीन और हेल्थ साइंस जैसी नई श्रेणियों में प्रवेश पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित किया गया है। ये नए उत्पाद न केवल वृद्धि को प्रेरित करते हैं, बल्कि आमतौर पर उच्च लाभ मार्जिन के साथ आते हैं। बियर केस, सतह के नीचे छुपे जोखिम। 1. मूल्यांकन मूल्यांकन मूल्यांकन। सबसे बड़ा जोखिम स्टॉक का आसमान छूता मूल्यांकन है। 70 से अधिक पीई अनुपात और 50 से अधिक मूल्य से बुक अनुपात का मतलब है कि स्टॉक को परफेक्शन के लिए मूल्यांकित किया गया है। विकास में किसी भी धीमापन, मार्जिन दबाव या नकारात्मक समाचार से महत्वपूर्ण मूल्य सुधार हो सकता है, क्योंकि वर्तमान कीमत में सुरक्षा का मार्जिन नहीं है। 2. वस्तु का दबाव। नेस्ले के मार्जिन सीधे वैश्विक वस्तु बाजारों की अस्थिरता से प्रभावित हैं। कॉफी, कोको, गेहूं और दूध जैसे मुख्य इनपुट तेज कीमत बढ़ोतरी का सामना कर सकते हैं। हाल ही में कॉफी और कोको की कीमतों में वृद्धि ने कंपनी के अध्यक्ष द्वारा विशाल दबाव कहा गया है, जिससे कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है, जो उपभोक्ता मांग और मात्रा वृद्धि को दबाने का खतरा है। 3. प्रतिष्ठात्मक खतरनाक क्षेत्र। कंपनी का वैश्विक स्तर और शिशु पोषण जैसी संवेदनशील श्रेणियों में उसकी उपस्थिति उसे निरंतर जांच का लक्ष्य बनाती है। जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, एक विवाद गंभीर वित्तीय और ब्रांड संबंधी परिणाम ला सकता है। यह एक स्थायी जोखिम है जिसे निवेशकों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आवश्यक उचित परिश्रम, विवाद और वैश्विक स्थिति। मामला अध्ययन 2015। मगेगी संकट। नेस्ले इंडिया का विश्लेषण 2015। मगेगी संकट के बिना पूरा नहीं हो सकता। यह तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के खाद्य नियामकों ने आरोप लगाया कि मगेगी नूडल्स के नमूनों में मान्य सीमा से अधिक सीसा स्तर और अनिर्दिष्ट मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) पाया गया। इस खबर ने मीडिया में आग लगा दी और उपभोक्ता विश्वास का संकट खड़ा हो गया। भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने जल्द ही देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया।
जिससे नेस्ले को RS शास्त्रीनौदीन नए करोड़ से अधिक मूल्य के उत्पादों को वापस लेना और नष्ट करना पड़ा। कंपनी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया रक्षात्मक के रूप में देखी गई, लेकिन उसने जल्दी ही उत्पाद को बाजार से पूरी तरह वापस लेने का फैसला किया। महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध को रद्द कर दिया और नए परीक्षण किए गए नमूने सुरक्षित पाए गए। इस घटना से 2 मुख्य सबक मिलते हैं। पहला, यह दिखाता है कि सबसे भरोसेमंद ब्रांड भी नियामक और मीडिया प्रेरित संकटों के प्रति कितने असुरक्षित हो सकते हैं। दूसरा, और अधिक महत्वपूर्ण, मैगी का अपने बाजार नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनः लॉन्च के बाद शक्तिशाली वापसी ने भारतीय उपभोक्ताओं के मन में ब्रांड की अविश्वसनीय स्थिरता और गहरी जड़ें जमा ताकत को दर्शाया। अतीत की गूंज, बेबी फूड विवाद। यह विवाद का जोखिम अभी भी प्रासंगिक है। 2024 में स्विस एनजीओ पब्लिक आई की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि नेस्ले अपने सेरेलेक बेबी सीरियल और निडो दूध उत्पादों में शक्कर मिलाता है, जो भारत और अन्य विकासशील देशों में बेचे जाते हैं, जबकि वही उत्पाद यूरोपीय बाजारों में शक्कर मुक्त बिकते हैं। इसने एक बार फिर कंपनी की प्रथाओं पर सवाल खड़े किए हैं और भारतीय नियामकों की जांच को प्रेरित किया है। जबकि परिणाम अनिश्चित है, ये कंपनी के उच्च मार्जिन वाले पोषण व्यवसाय से जुड़े स्थायी छवि और नियामक जोखिमों की याद दिलाता है। वैश्विक ताज में एक रत्न। इन चुनौतियों के बावजूद स्विस मूल कंपनी के लिए नेस्ले इंडिया का रणनीतिक महत्व कभी भी अधिक नहीं रहा। भारत अब वैश्विक स्तर पर मैगी का सबसे बड़ा बाजार है और किटकैट का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यह लगातार नेस्ले SA समूह के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जबकि नेस्ले इंडिया की आय लगभग $2.4 अरब है, जो मूल कंपनी की विशाल $100+ अरब की वैश्विक बिक्री का एक छोटा हिस्सा है। इसके उच्च विकास दर और बाजार में विशाल संभावनाओं के कारण यह कंपनी के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन बन गया है। मूल कंपनी भारत पर बड़े पैमाने पर दांव लगा रही है और 2020 से 2025 के बीच अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए लगभग RS 7,500 करोड़ का निवेश करने की योजना है। निष्कर्ष और अस्वीकरण। तो नेस्ले इंडिया का अंतिम चित्र क्या है? एक ओर वहां एक वित्तीय किला है, एक कंपनी जिसके पास लगभग अजेय ब्रांड मूल्य, प्रमुख बाजार हिस्सेदारी, शून्य अर्न और अद्भुत लाभप्रदता है। यह एक मशीन है जो स्थिर, निरंतर विकास के लिए बनाई गई है और अब भारत की विशाल ग्रामीण क्षमता का आक्रामक रूप से उपयोग कर रही है। दूसरी ओर एक ऐसी स्टॉक है जो सदैव महंगी रहती है। एक निवेशक उस गुणवत्ता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण प्रीमियम चुका रहा है। इस निवेश में अस्थिर वस्तु कीमतों के कारण उसके मार्जिन सिकुड़ने का लगातार खतरा रहता है और एक स्थायी छवि संकट का भी खतरा रहता है, जो किसी भी समय उपभोक्ता विश्वास को चुनौती दे सकता है। अंततः एक निवेशक के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या नेस्ले एक महान कंपनी है। संख्याएं इसे दर्शाती हैं। असली सवाल है, मैं उस गुणवत्ता के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हूं और क्या मैं अंतर्निहित जोखिमों के साथ सहज हूं? यह विश्लेषण आपको अपने लिए उन सवालों के जवाब देने के लिए एक ढांचा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कृपया ध्यान दें, यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है और यह किसी भी सुरक्षा को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। आपको हमेशा अपनी खुद की शोध करनी चाहिए और किसी योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए इससे पहले कि आप कोई भी निवेश निर्णय लें। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में न लें। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।
देखने के लिए धन्यवाद।